ये कहानी है दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक की। एक ऐसी रात की कहानी जब एक शहर की हवा ही जहर बन गई और हजारों लोग नींद से कभी जागे ही नहीं। आज हम भोपाल गैस त्रासदी के हर पहलू को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। 3 दिसंबर 1984 भोपाल की एक सर्द सुबह। लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं थी। लोग जब जागे तो उनकी आंखें जल रही थीं। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हवा में एक ऐसा अनदेखा दुश्मन था जो जान ले रहा था। शहर में अफरा तफरी मची थी। लोग सड़कों पर गिर रहे थे और दम तोड़ रहे थे। 25,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है जिनकी जान इस तबाही ने ली। सरकारी आंकड़ों ने शुरुआत में तो संख्या बहुत कम बताई, लेकिन जब सालों तक गैस से हुई बीमारियों से मरने वालों को जोड़ा गया तो ये भयावह आंकड़ा सामने आया। तो ये सब हुआ कहाँ? ये हुआ यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यानी यूसीआईएल के कीटनाशक प्लांट में। और सबसे डरावनी बात ये थी कि ये प्लांट किसी सुनसान जगह पर नहीं, बल्कि शहर की घनी आबादी वाली बस्तियों के ठीक बगल में था। इस पूरी तबाही का विलेन था एक केमिकल। नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, या शॉर्ट में कहें तो MIC। ये 7 नाम का कीटनाशक बनाने के काम आता था। इसे बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंकों में रखा जाता था, और इसकी सबसे खतरनाक बात ये थी कि पानी से इसकी गहरी दुश्मनी थी। पानी के संपर्क में आते ही ये एक टाइम बम बन जाता था। अब देखिए, कई लोग इसे एक हादसा कहते हैं, पर सच तो ये है कि ये हादसा था ही नहीं। ये नतीजा था पैसों की बचत के लिए की गई लापरवाही का, सुरक्षा को नजरअंदाज करने का। एक ऐसी तबाही जिसे रोका जा सकता था। उस रात हुआ ये कि पाइपों की सफाई चल रही थी और किसी तरह पानी टैंक नंबर E610 के अंदर चला गया। और ये टैंक पहले से ही अपनी क्षमता से कई ज्यादा, लगभग 42 टन MIC से भरा हुआ था। पानी और MIC मिले और बस एक ऐसा केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ जिसे कोई रोक नहीं सकता था। टैंक का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया और अंदर प्रेशर तेजी से बढ़ने लगा। तो सवाल उठता है कि सेफ्टी सिस्टम्स कहाँ थे? सच ये है कि कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा था। नाइट्रोजन प्रेशर सिस्टम खराब पड़ा था। MIC को ठंडा रखने वाला रेफ्रिजरेशन सिस्टम रोज के कुछ डॉलर बचाने के लिए बंद था। लीक हुई गैस को खत्म करने वाला स्क्रबर और उसे जलाने वाला फ्लेयर टावर दोनों बंद थे। मतलब एक एक करके सुरक्षा की हर दीवार पहले ही गिरा दी गई थी। जरा सोचिए, कंट्रोल रूम का माहौल, आधी रात का वक्त, और ऑपरेटर देख रहे हैं कि प्रेशर गेज का कांटा अपनी आखिरी हद भी पार कर चुका है। कुछ ही देर में टैंक के ऊपर का कंक्रीट का मोटा ढांचा कांपने लगा, उसमें दरारें आईं और फिर जहरीली गैस का वो बादल हवा में आजाद हो गया। MIC गैस हवा से भारी होती है तो ये कोई धुएं की तरह ऊपर नहीं उड़ी, नहीं, ये एक अदृश्य चादर की तरह जमीन से चिपक कर सोते हुए शहर पर मौत बनकर फैल गई। अनुमान है कि करीब 5 लाख लोग सीधे सीधे इस जहर के संपर्क में आए। ये जो आंकड़े हैं, ये कहानी के 2 हिस्से बताते हैं। पहला हिस्सा जो तुरंत हुआ, लगभग 3,000 लोग कुछ ही दिनों में मारे गए। पर असली, लंबी और दर्दनाक कहानी तो इसके बाद शुरू होती है, जहां 20,000 से ज्यादा लोग आने वाले सालों में तड़प तड़प कर मरे। और जो बच गए, उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई। ये जहर सिर्फ फेफड़ों में नहीं, बल्कि उनके DNA में उतर गया। एक ऐसी विरासत जो आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में जन्मदोष और लाइलाज बीमारियों के रूप में सामने आ रही है। और ये त्रासदी उस रात खत्म नहीं हुई, वो आज भी जारी है। वो जो फैक्ट्री की जगह है ना, वो आज भी एक खुला जख्म है। 350 टन से ज्यादा जहरीला कचरा आज भी वहां की मिट्टी और पानी में जहर घोल रहा है और लोगों को बीमार कर रहा है। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी तबाही का, इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन था? किसी को तो जवाब देना था, है ना? तो चलिए अब जरा न्याय के इस अजीबोगरीब खेल को समझते हैं। कहानी का सबसे बड़ा किरदार यूनियन कार्बाइड का CEO वॉरेन एंडरसन। वो भारत आया, उसे गिरफ्तार भी किया गया, लगा कि अब इंसाफ होगा। लेकिन कुछ ही घंटों में वो जमानत पर बाहर था और एक प्राइवेट प्लेन में बैठकर देश से फरार हो गया, हमेशा के लिए। अब बात करते हैं पैसों की। इंसानी जान की कीमत क्या लगाई गई? भारत सरकार ने मांगा था $3 अरब का मुआवजा, और मिला कितना? सिर्फ $470 मिलियन।
ये एक समझौता था जो कई लोगों के लिए पीड़ितों के दर्द का सौदा था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये इंसाफ का नहीं बल्कि इंसाफ के मजाक का सफर लगता है। 1984 में एंडरसन भागा। 2010 में मतलब 26 साल बाद कुछ भारतीय अधिकारियों को 2 साल की सजा हुई और वो भी तुरंत जमानत पर बाहर। और एंडरसन, वो अमेरिका में आराम से अपनी पूरी जिंदगी जीकर मरा बिना किसी सजा के। इतनी बड़ी तबाही के बाद कुछ तो बदलना ही था। भोपाल ने अपनी बर्बादी की कीमत पर पूरी दुनिया को कुछ बहुत कड़वे लेकिन बेहद जरूरी सबक सिखाए। सबक साफ थे और आज भी हैं। पहला, पैसा जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। दूसरा, जहरीले प्लांट शहरों के बीच में नहीं, आबादी से दूर होने चाहिए। सरकार को अपनी आंखें खुली रखनी होती हैं। और सबसे जरूरी, बड़ी बड़ी कंपनियां ये नहीं कह सकती कि दूसरे देश में हमारे नियम अलग है। जिम्मेदारी हर जगह एक ही होती है। तो क्या कुछ अच्छा हुआ? हाँ, कुछ तो हुआ। न्याय भले ही अधूरा रहा हो, लेकिन इस हादसे ने कानूनों को बदल दिया। भारत में पर्यावरण को बचाने के लिए 1986 में कड़ा कानून बना। दुनिया भर की कंपनियों को अपने सेफ्टी नियम बदलने पड़े। तो हाँ, भोपाल की चीखें सुनी तो गईं, लेकिन बहुत देर से। लेकिन असली सवाल तो ये है, इस घटना के लगभग 40 साल बाद क्या हम सच में कुछ सीखे हैं, या हम बस अगली भोपाल जैसी त्रासदी होने का इंतजार कर रहे हैं? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये हमारे आज और हमारे भविष्य का सवाल है।